नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में बहुत से रासायनिक यौगिकों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे नमक, शक्कर, पानी, साबुन आदि। जहाँ एक ओर जल के बिना जीवन संभव नहीं है, वहीं दूसरी ओर नमक तथा शक्कर के बिना भोजन के स्वाद की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ महत्वपूर्ण अकार्बनिक रसायन जैसे खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर आदि का उपयोग हम लोग बेकरी उद्योग और खाद्य सामग्रियों को बनाने के लिए करते हैं। विरंजक चूर्ण द्वारा रोगाणु रहित जल प्राप्त करते हैं तथा सीमेंट, कांच, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि से भवन निर्माण का कार्य करते हैं। तो इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला है जल। आप लोग जानते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है जल का सूत्र? H2O। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 में रासायनिक संयोजन से निर्मित होता है। ठीक है। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग में जल है, जो समुद्र, नदी, झीलों में फैला हुआ है। पृथ्वी तल से नीचे कुछ गहराई तक जल पाया जाता है, जिसको हम लोग भूगर्भीय जल कहते हैं। यह सभी जीवधारियों, प्राणियों और पेड़ पौधों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि ऑक्सीजन आवश्यक है। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार जल के बिना भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जीवों की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह जल की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं। और जो जीव द्रव्य है उसका एक बड़ा भाग जल होता है। मनुष्य के शरीर में भी लगभग 70% जल है। पृथ्वी पर जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में उपस्थित रहता है। प्रायः किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व द्रव अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति मिलीलीटर तथा जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बर्फ का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व से कम होता है। यानी यहाँ ठोस अवस्था का क्या हो रहा है? अपवादिक स्थिति हो रही है कि बर्फ का घनत्व क्या होना चाहिए? जल के घनत्व से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बर्फ का घनत्व जो कि जल की ठोस अवस्था है, जल के द्रव अवस्था के घनत्व से कम होता है। इसी कारण जो है बर्फ जल की सतह पर तैरती रहती है। बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए वरदान है। पृथ्वी के शीत क्षेत्रों में नदी एवं झीलों की सतह पर जमी बर्फ के नीचे जल रहता है। बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, इस कारण नीचे का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। वायु में नमी के रूप में प्रत्येक मौसम में जल विद्यमान रहता है, जिसे हम जलवाष्प के रूप में जानते हैं। जल सर्वाधिक पदार्थों को घोल देता है, इसलिए इसे सर्वाधिक विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होता है। तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, वहाँ पर जो समुद्र, नदी, तालाबों आदि की जो ऊपरी सतह है वहाँ बर्फ जम जाती है और उसके नीचे का जो तापमान है वह 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ के जो जलीय जीव हैं वो 0 तापमान की ना प्राप्त करके और आसानी से अपना जीवन जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में वहाँ पर यापन कर सकते हैं। ठीक है। तो बर्फ की ऊष्मा की कुचालकता और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के पश्चात जो है जल के नीचे के तापमान को सामान्य बनाए रखने के कारण यह प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं मृदु एवं कठोर जल। जल में उपस्थित लवणों और साबुन के साथ झाग देने के आधार पर जल को मृदु अथवा कठोर कहा जाता है। मृदु जल साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देने वाला जल मृदु जल कहलाता है। वर्षा का जल और आसुत जल आदि मृदु जल है। तो किसे कहते हैं मृदु जल? जो साबुन के साथ में झाग देता है। और कठोर जल किसे कहते हैं? साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। साबुन के साथ देर से और बहुत कम झाग देगा वो जल कैसा कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। साबुन ऐसे जल के साथ फटकर थक्का या अपक्षेप देता है। जल की कठोरता के क्या कारण होते हैं? जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से किसी भी लवण की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। ये देखिए जल की कठोरता के क्या कारण हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड आदि
कोई भी प्रकार का साल्ट वहाँ पर उपस्थित हो तो जल में जो है कठोरता पाई जाती है। ऐसा जल जिसमें सोडियम के लवण घुले हों मृदु जल होता है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट होने पर जल कठोर जल होता है और सोडियम के साल्ट होने पर मृदु जल हो सकता है। साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण होता है। साबुन क्या होता है? उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण होता है, जिसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। ठीक है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके अवक्षेप बनाता है, जिसे नीचे दिए गए समीकरण के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो सोडियम का एसीटेट है वो मैग्नीशियम के साथ में जुड़ के एक अवक्षेप बना रहा है। यहाँ पर सोडियम क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है, उसके स्थान पर जो है मैग्नीशियम जुड़ जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम धन आयन तथा कैल्शियम धन आयन को दर्शाता है। M+2 से कैल्शियम और मैग्नीशियम के धन आयन को दर्शाया गया है। जब तक जल से लवण पूरी तरह अवक्षेपित नहीं हो जाते तब तक साबुन के साथ झाग नहीं बनती और इस प्रक्रिया में बहुत सारा साबुन व्यर्थ चला जाता है। यह अवक्षेप कपड़ों के साथ चिपक जाता है, इस कारण कपड़े मलिन हो जाते हैं। तो कठोर जल में जो है धोने के कारण कपड़े क्यों मलिन हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो अवक्षेप बन रहा है ना, साबुन क्या है? सोडियम का एसीटेट है। वहाँ पर कैल्शियम धन आयन या मैग्नीशियम धन आयन सोडियम को पृथक करके और उसका स्थान ले लेते हैं, जो कि एक कठोर अवक्षेप होता है। और ये अवक्षेप झाग, क्योंकि वहाँ पर झाग नहीं बन पा रहा है साबुन का, तो कपड़ों से पृथक नहीं होता है और कपड़ों से चिपक जाता है, जिसके कारण कठोर जल में धोने पर जो है कपड़े और ज़्यादा मलिन दिखाई देते हैं। कठोरता के क्या क्या प्रकार होते हैं? 2 प्रकार की कठोरता होती है जल में। एक अस्थायी कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन के जल में घुले होने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। जब यह जल में घुले होते हैं तो इनके घुले होने के कारण जल के अंदर अस्थायी कठोरता पाई जाती है। उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम में विलय हाइड्रोजन कार्बोनेट अविलय कार्बोनेट में बदलकर अवक्षेपित हो जाते हैं। तो उबालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर पृथक हो जाती है और जो विलय हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अविलय हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदलकर और अवक्षेप के रूप में जो है बर्तन की सतह के नीचे बैठ जाते हैं। आपने अपने घरों में पानी गर्म करने वाले बर्तन में सफ़ेद रंग की पपड़ी जमी देखी होगी, यह अविलय कार्बोनेट की होती है। तो यहाँ पर देखिए, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उदाहरण एक दिया हुआ है। ये कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसको जब उबालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पृथक हो जाते हैं। यदि जल की कठोरता मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण हो तो जल को उबालने पर क्या होगा? क्या आप होने वाली अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ पर जिस प्रकार कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समीकरण है, उसी प्रकार आपको क्या करना है? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के समीकरण को लिखकर जो है आप इसको बना सकते हैं। अस्थायी कठोरता को चूने के पानी की निश्चित मात्रा मिलाकर भी दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है? अस्थायी कठोरता जो है उसमें अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी मिलाते हैं, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर इसमें मिलाते हैं तब भी यह जल और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जो है पृथक हो जाता है, अवक्षेप नीचे बैठ जाता है और शुद्ध जल हमको प्राप्त हो जाता है। स्थायी कठोरता, दूसरे प्रकार की कठोरता होती है जल की स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की होती है। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वह अस्थायी कठोरता का कारक होता है और जो क्लोराइड और सल्फेट के साल्ट होते हैं वह स्थायी कठोरता के कारण होते हैं, जिसे उबालने या चूने के पानी के साथ दूर नहीं किया जा सकता। तो इनके लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? इनके लिए जो है प्यूरिफिकेशन की विधि प्रयोग की जाती है। कठोर जल जिनमें अधिक मात्रा में लवण पाए जाते हैं का मृदुकरण आमतौर पर 2 विधियों द्वारा किया जाता है। एक विधि विपरीत परासरण विधि होती है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम आरओ विधि भी कहते हैं। आप जानते हैं कि जब 2 विलयनों के बीच एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है
तब तनु विलयन से विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। लेकिन विपरीत परासरण में उच्च दाब का उपयोग सांद्र विलयन यानी कठोर जल से पानी के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कराया जाता है, जिससे झिल्ली के दूसरी ओर से हमें शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग कर कठोर जल के साल्ट के अणुओं को पृथक किया जाता है। हालांकि इस विधि में अधिक मात्रा में पानी व्यर्थ हो जाता है। दूसरी विधि में कठोर जल को आयन विनिमय रेजिन का उपयोग कर मृदु किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम आयन युक्त रेजिन रंध्र युक्त पदार्थ का उपयोग के द्वारा कठोर जल को छाना जाता है। जब कठोर जल रेजिन से गुजरता है तो जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों का विनिमय रेजिन के सोडियम आयनों के साथ हो जाता है। अतः प्राप्त जल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से रहित होकर मृदु जल बन जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम आयन की मात्रा कम होने पर समय समय पर रेजिन को बदलने की आवश्यकता बढ़ती है। तो इस प्रकार से दो विधियों के द्वारा जो है जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। आगे देखते हैं पीने योग्य जल। पीने का जल स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन और रोगाणु रहित होना चाहिए। इसमें शरीर के लिए आवश्यक विलेय पदार्थों की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल शुद्धिकरण संयंत्रों में आवश्यकता अनुसार फिटकरी, विरंजक चूर्ण, लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन आदि मिलाकर या पराबैंगनी किरणों आदि से जल का शोधन किया जाता है। प्रायोगिक कार्यों में गाड़ियों की बैटरी एवं मेडिकल क्षेत्र में आसुत जल का प्रयोग किया जाता है, जिसे आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल के क्या क्या उपयोग होते हैं। जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। कृषि में जल अति आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर जो परासरण आदि की क्रिया होती है वो सब किसके कारण होती है, जल के कारण होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थों के निर्माण की क्रिया होती है उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तथा पेड़ पौधों का जो कोशिका युक्त शरीर है उसमें जो जीव द्रव्य है वह भी जल से निर्मित होता है। तो कृषि कार्यों में कृषि के विकास के लिए जो है जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जल का उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है, मुख्यतः वस्त्र उद्योग, पेपर उद्योग, खनन आदि में यहाँ पर जल का उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने एवं साफ सफाई के लिए भी जल का उपयोग घरों में किया जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसका उपयोग भाप इंजन, बॉयलर, कूलर आदि में होता है। आगे देखते हैं जल प्रदूषण। जल के उपरोक्त उद्योगों है ना, ऊपर हम लोगों ने देखा कि उद्योग धंधों में साफ सफाई आदि के लिए क्या किया जाता है, जल का प्रयोग किया जाता है। तो जल के उपरोक्त उपयोगों के कारण उसमें कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं, साथ ही ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है, जिससे जल उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। जल प्रदूषण के अन्य कारणों से भी आप परिचित हैं। आपके क्षेत्र में जल को प्रदूषित करने वाले कारकों की सूची बनाएं। क्या क्या कारक हो सकते हैं, जैसे कोई उद्योग है तो उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, तो उसके कारण जल प्रदूषण होता है। और कीटनाशक वगैरह का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता है, वहाँ से जो अपशिष्ट जल बह कर आता है वो भी नदी, तालाब आदि को जो है शुद्ध करता है। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण का दायित्व भी हमारा है। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। तो जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाना चाहिए औद्योगिक क्षेत्रों में, है ना, जिसके कारण जो बचा हुआ अपशिष्ट जल नदियों में प्रवाहित किया जाता है उसमें से हानिकारक पदार्थों को पृथक किया जा सके। दूसरा है घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल एवं मलवाहित जल को उपचारित करके ही नदी तालाबों में प्रवाहित किया जाए। तीसरा है हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग किया जाए। कीटनाशकों का जो कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है उसको नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए, जिसके कारण जो है नदी, तालाब और भूगर्भीय जल में जो विषाक्तता व्याप्त हो रही है उसको जो है रोका जा सके। मानवीय क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों का नदी में बहाना, मृत व्यक्तियों की राख, अस्थि का विसर्जन आदि भी जल को प्रदूषित करते हैं। इन क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको बता दें कि यह जो अध्याय है, अध्याय 17,
इसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। यह दिसंबर माह के असाइनमेंट का टॉपिक है। तो आपको दिसंबर माह के असाइनमेंट का कोर्स हमारे चैनल पर प्रारंभ हो चुका है, इसलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़िए।